मुझे मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, मेरे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है एक विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आफ्टर फिफ्थ अटेम्प्ट. देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, पहले ये समझो कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दो सक्सेसेस कंप्लीट हो आफ्टर फिफ्थ अटेम्प्ट. यानी 5 अटेम्प्ट्स के बाद, यानी 5 अटेम्प्ट के बाद मेरी दो सक्सेसेस कंप्लीट हो. अब इसके दो केसेस बन सकते हैं. क्या केस बन सकता है कि फर्स्ट से फिफ्थ इन अटेम्प्ट्स में या तो एक सक्सेस हुई हो या 0 सक्सेस हुई हो. ठीक है. और अगर एक सक्सेस होती है, अगर शुरू के 5 अटेम्प्ट्स में एक सक्सेस होती है तो दूसरी सक्सेस कहाँ होगी, 5 अटेम्प्ट्स के बाद होगी. तो ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है. या तो शुरू की 5 अटेम्प्ट्स में एक भी सक्सेस ना हो और 5 अटेम्प्ट्स के बाद दोनों सक्सेस हो. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. राइट. ये दोनों बातों में फर्क समझ आया कि दो सक्सेसेस आफ्टर फिफ्थ अटेम्प्ट का क्या मतलब है. दो केसेस हैं, या तो शुरू की 5 अटेम्प्ट्स में एक भी सक्सेस ना हुई हो, अगर ऐसा होगा तो दोनों सक्सेसेस फिफ्थ अटेम्प्ट के बाद होंगी. और दूसरा केस क्या बनेगा कि मेरी पहली सक्सेस, एक सक्सेस जो है वो शुरू की 5 अटेम्प्ट्स में हो गई हो और दूसरी सक्सेस फिर फिफ्थ अटेम्प्ट के बाद हो. ये दोनों बातें समझ आई. अब अगर मैं बोलता हूँ, ये वाला केस लेता हूँ कि वन सक्सेस इन फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स, तो इसका मतलब है कि शुरू के 5 अटेम्प्ट्स में एक सक्सेस हुई है. तो क्या मैं इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल सकता हूँ, 5C1 0.6 पावर 1 0.4 पावर 4. राइट. बोलो भाई, ऐसे चुप नहीं बैठो, जवाब चाहिए जी मुझे. सर। यस सर। जी सर। शुरू की 5 अटेम्प्ट्स में एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास. अब देखो इस बात का क्या मतलब है कि शुरू की 5 में से एक सक्सेस हुई है मेरी. अब दूसरी सक्सेस जो है वो इसके बाद कभी भी हो सकती है. दूसरी सक्सेस इसके बाद कभी भी हो सकती है. तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा तो इसका मतलब यही है कि वन सक्सेस इन 5 अटेम्प्ट्स, और इसका मतलब ऑब्वियसली यही है कि जो सेकंड सक्सेस होगी वो आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स होगी. तो मुझे इसके बाद और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. मैंने जब ये 5C1 कर दिया तो इसका मतलब मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि सेकंड सक्सेस जो है वो 5 अटेम्प्ट्स के बाद होगी, क्योंकि पिछली 5 अटेम्प्ट्स में मैंने एक सक्सेस काउंट करी है. बात समझ आई. जी सर। तो ये मेरी एक यस सर। प्रोबेबिलिटी हो गई. मुझे दूसरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं करनी, वो कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कि अगर शुरू की 5 अटेम्प्ट में एक सक्सेस हो रही है तो दूसरी सक्सेस 5 के बाद कभी भी हो जाए. तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई कि दो सक्सेसेस हुई हैं आफ्टर 5 अटेम्प्ट. और दूसरा केस क्या था कि दोनों सक्सेस क्या हो, आफ्टर 5 अटेम्प्ट हो. यानी शुरू की 5 अटेम्प्ट में एक भी सक्सेस ना हो. तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी 0.4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू द पावर ऑफ 5, कि शुरू की 5 अटेम्प्ट्स में एक भी सक्सेस ना हो और 5 अटेम्प्ट्स के बाद अब कभी भी दो सक्सेस हो सकती हैं. तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी कि मेरी दो सक्सेसेस आफ्टर फिफ्थ अटेम्प्ट हो. बात समझ आई. जी सर। जी तो सर। यस दूसरी सर। दो दो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटीज है वो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताई कि मेरी सक्सेस कौन से अटेम्प्ट पे हो. उसने बस ये बोला है कि 5 अटेम्प्ट के बाद कभी भी हो सकती है. तो इसलिए मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को कंसीडर नहीं करूंगा फिफ्थ अटेम्प्ट के बाद.
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 अटेम्प्ट में 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को काउंट किया, और यहाँ पे 5 अटेम्प्ट में 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को काउंट किया, और जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थी वो 5 के बाद कभी भी हो सकती है, इसको इसलिए मैंने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। ठीक है, अगर फिक्स कर देता है कि भाई 6th पोजीशन पे सक्सेस चाहिए, तो फिर मैं करूंगा 6th पोजीशन की प्रोबेबिलिटी पे पोजीशन पे पावर 1, और पिछली 5 अटेम्प्ट में पावर 5, अगर वो मुझे सक्सेस की पोजीशन फिक्स कर देता है। अगर वो ये बोल रहा है कि भाई इतने अटेम्प्ट्स के बाद कभी भी सक्सेस हो सकती है, तो फिर मैं अपनी वर्किंग को इस तरह रखूंगा। बात समझ आ गई? आगे चलें। ये कॉपी करना है, जी अगर सर। पिक कर लो, ये इम्पोर्टेंट चीज है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो रुकूं थोड़ी देर। कर रहा है कोई कॉपी? नहीं सर। डन सर। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यार ये किसी ने पेन का मार्क किया है तो वो हटा देना, ये रेड किसी का मार्क आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। सर बाइनोमियल करा दिया? हाँ बाइनोमियल करा दिया मैंने। X is normally distributed with mean 100 and variance, एक second, 110 and variance 50। देखो मेरा एक डेटा है, x का एक वेरिएबल है which is normally distributed with mean 100 and variance 50। देखो कोई भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है ना, उसका डायग्राम इस तरह से बना होता है। अब इस डायग्राम में क्या सीन है, हमारा मीन हमेशा बीच में होगा, यहाँ पे मीन 100। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा, मीन के पॉजिटिव साइड पे एंड मीन के नेगेटिव साइड पे, यानी मीन से ज्यादा डेटा इक्वल है और मीन से कम डेटा भी इक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है राइट और लेफ्ट पे। इसका मतलब है सर ये नॉर्मली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ ये गॉसियन बेल कर्व है। हाँ ये बेल कर्व है। अच्छा, तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x लेस देन 110, ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मीन मेरा 100 है तो 110 कहाँ होगा, मीन से आगे की तरफ होगा, ये रहा 100 यहाँ पे कहीं। मुझे इससे पहले की प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन 110, ये पूरा मुझे एरिया चाहिए। अब देखो ऑब्वियस जाहिर सी बात है भाई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, जितना मीन से आगे है उतना ही मीन से पीछे है, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है, तो यहाँ पे मीन से पीछे जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 0.5 एंड मीन से आगे प्रोबेबिलिटी होगी विल बी
0.5, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो मीन से पीछे जो डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, मीन से आगे जो डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 110। तो हम क्या करेंगे, हम 110 के ऊपर के इस x की वैल्यू 110 पे z स्कोर क्या है, z स्कोर क्या होता है। z स्कोर होता है भाई, हमारे पास एक टेबल होता है जो हमें गिवन होगा एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से एक टेबल होगा, ठीक है, उसमें यहाँ पे z की वैल्यूज लिखी होती हैं। अब वो रीड कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगा। तो z की वैल्यूज लिखी होंगी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लिखी होंगी कि इन z की वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी तुम्हारे वेरिएबल की। सही है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस पे हम z स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे। तो z स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये z की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मुझे अगर 110 पे z वैल्यू निकालनी है तो 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे मेरे पास वेरिएंस है 50, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 50 होगा। तो मैं डिवाइड कर दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 से। यहाँ पे मेरे पास आ गई z वैल्यू विच इज 110 माइनस 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 50, ये आ गई 1.414। ये मेरी आ गई z वैल्यू, ठीक है। अब z टेबल पे जाते हैं, z टेबल मुझे खोलना पड़ेगा। मेरे पास वैल्यू आई है 1.414। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे 1.414 कहाँ है, ठीक है, अपने z टेबल पे। अब मेरा z टेबल कहाँ आ रहा है, यार 5 अब 1.414 कहाँ है, देखो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है ना, ये 1 डेसिमल प्लेस की, कि 1 डेसिमल प्लेस पे जो वैल्यू होंगी वो यहाँ से देखेंगे हम इस लाइन में। तो ये है 1.4, ये रहा मेरे पास है, मैं रीड कर रहा हूँ 1.414। तो सेकंड डेसिमल प्लेस क्या है, 1, तो ये है मेरी सेकंड डेसिमल प्लेस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे सर्च कर लिया मैंने 4, तो 1.4 और सॉरी 1.41 1.41 ये रहा। तो मैं आ गया इस लाइन में यहाँ और इस लाइन पे यहाँ, ये मेरे पास नंबर आए 0.9207, मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.9207। अब क्या बचा, ये लास्ट 4 बचा। जो थर्ड डेसिमल प्लेस है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये लास्ट वाले ब्लॉक में, ये जो छोटा सा है, इसमें मुझे क्या देखना है 4। तो इसमें मैंने देख लिया, ये रहा 4। मैं चला गया इसकी लाइन में सीधा और मैं चला गया इसी लाइन में स्ट्रेट। क्या वैल्यू आई 4 पे, 6। तो 0.9207, ये जो 6 है ये मुझे लास्ट डेसिमल पे ऐड करना है। तो 7 + 6 क्या हो गया, 13, 1 + 0 1 2 9, 0.9213 मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई, 0.9213। किस तरह रीड किया, दोबारा सुनो। 1 डेसिमल प्लेस देखी इस लाइन में 1.4, उसके बाद 1.41 सेकेंड डेसिमल प्लेस यहाँ, मैंने मैच कर लिया दोनों का जहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी 0.9207। उसके बाद मैं थर्ड डेसिमल प्लेस पे गया, वहाँ मैंने 4 देखा, उस पर आ रहा था 6, तो मैंने 6 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 0.9213। ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। बात समझ आई सबको, टेबल रीड करना आया, कैसे करना है। यस सर। बोलो भाई, सबका जवाब चाहिए। जी सर, समझ आ गया।
Yes, sir. अब मैं दोबारा क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अच्छा, मेरी प्रोबेबिलिटी आ रही थी 0.9213, वो क्वेश्चन में था माजिन, क्वेश्चन 50 वेरिएंस था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैंने कि वेरिएंस 50 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 50 हो गया ना, अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो ये मेरी आ गई प्रोबेबिलिटी 0.9213। अब देखो, जब भी हम Z टेबल से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी सबसे लोएस्ट कौन सी है? सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी मेरी 0.5 है। इस पूरे टेबल में 0.5 से कम प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। इस पूरे टेबल में 0.5 से कम प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। कहीं नजर आ रही है किसी को तो बताओ मुझे। नहीं सर। मेरे पास प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम होती है, लेकिन Z टेबल में नहीं है। जो हमें Z टेबल गिवन है ना, उसमें नहीं है। और ऊपर देखो, जो ये डायग्राम बनी हुई है, ये वाली डायग्राम, इसमें ये रीजन कौन सा शेड किया हुआ है? ये वाला शेड किया हुआ है, आगे वाला शेड नहीं किया। इसका भी रीजन है, क्योंकि इस Z टेबल से मैं जब भी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, मेरे पास हमेशा उस वैल्यू से पीछे की प्रोबेबिलिटी आती है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि लेस देन की प्रोबेबिलिटी आएगी हमेशा। तो Z टेबल से हमेशा मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो x लेस देन एनीथिंग की आएगी। और हमेशा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होगी। तो व्हाट इफ अगर मुझे 0.5 से कम की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड हो, या मुझे लेस देन की ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड हो, तब क्या करेंगे? अब देखो, यहां से तो मैंने निकाल ली प्रोबेबिलिटी, मेरे पास लेस देन की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए थी, मैंने डायरेक्ट Z टेबल रीड किया और मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए होती x लेस देन 90 की, तो अब यहाँ पे और एक और बात कि Z टेबल में सारी जो Z की वैल्यूज हैं वो देखो सिर्फ पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो Z वैल्यू जो भी आएगी हमारी, वो हम पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, तभी हम Z टेबल से रीड कर सकेंगे। अब देखो, ये है मेरी वैल्यू 100 मीन की, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन 90। 90 कहाँ होगा? 100 से पीछे होगा। मुझे चाहिए 90 से कम की प्रोबेबिलिटी। एक बात बताओ, क्या ये प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा होगी या कम होगी? सर ये कम होगी। बताओ, ज्यादा होगी या कम होगी? सबका जवाब चाहिए। सर कम होगी। और कोई ज्यादा वाला है? भाई No, ऑब्वियस sir. सी बात है कम होगी, क्योंकि आधा रीजन 0.5 होता है, तो ये तो आधे से कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो प्रोबेबिलिटी मुझे रिक्वायर्ड है ये लेस देन 0.5 है। लेकिन सर हमें तो आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी Z टेबल से हमेशा 0.5 से ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे लेस देन 0.5 है, हम क्या करेंगे? तो भाई जब भी हमें 0.5 से कम की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, हम Z टेबल नॉर्मली रीड करेंगे जैसे करते हैं, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसको हम 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें 0.5 से कम की प्रोबेबिलिटी चाहिए। हम जो Z टेबल से रीड करेंगे वो 0.5 से ज्यादा आएगी, हम जब उसको 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम 90 Z की वैल्यू निकालेंगे, 90 माइनस 100 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या आएगी Z वैल्यू?
-1.414। लेकिन सर आपने तो बोला z वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। भाई z वैल्यू नहीं आनी चाहिए लेकिन आएगी तुम्हारे पास, z वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन हम उसको नेगेटिव कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम उसको पॉजिटिव ही देखेंगे। हम उसको नेगेटिव नहीं देखेंगे, हम उसको पॉजिटिव ही देखेंगे, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव z वैल्यूज का डेटा ही नहीं है। होता है, एक्चुअल में होता है, z टेबल बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारे पास उसका शॉर्ट वर्जन गिवन होगा। तो हम जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी हम उसको पॉजिटिव रीड करेंगे। तो जब मैं पॉजिटिव रीड करूंगा तो हमने अभी ये प्रोबेबिलिटी रीड करी है, ये z वैल्यू हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है 0.9213। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 0.9213 कर देंगे। 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि लेस देन 0.5 प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड थी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.9213 0.0787। दिस विल बी माय आंसर। ये बात सबको समझ आई। अभी इसको पूरा समराइज करेंगे, टेंशन नहीं लो, कंफ्यूज नहीं हो, अभी पूरा समराइज करेंगे। ये बात समझ आ गई सबको, 1 से माइनस क्यों किया और पॉजिटिव वैल्यू देखी, ये वाली बात। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर ये जो बेल कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इस पूरे हम्म। कर्व की जो नीचे का एरिया है इसकी वैल्यू 1 होती हाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। है। ओके, तो मतलब कि जो भी जितना भी शेडेड फिगर आएगा तो हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, है ना, कि एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी आनी चाहिए। नहीं, एस्टिमेट डायग्राम से कैसे करोगे एस्टिमेट? 0.5 से मतलब कम एक आइडिया आएगी हो या जाएगा कि 0.5 से कम आएगी या ज्यादा आएगी ये एस्टिमेट कर सकते हो, एक्चुअल वैल्यू तो एस्टिमेट नहीं कर सकते ना। यस, ओके। अब देखो हमें करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आएगा हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें डायग्राम बनानी है। डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। डायग्राम समझ आ गई तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई मसला ही नहीं। सबसे पहले बनानी डायग्राम, उसके बाद अपनी वैल्यूज मार्क करनी है। ठीक है, वैल्यूज कौन सी, एक्स की और मीन की। उसके बाद शेड करना है, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर जो शेडेड रीजन है वो ग्रेटर देन 0.5 होगा तो जो जेड टेबल से आंसर होगा वही हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। और अगर लेस देन 0.5 रीजन रिक्वायर्ड होगा तो हम 1 माइनस आंसर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनानी है, मीन और एक्स की वैल्यूज मार्क करनी है, रीजन शेड करना है जो मुझे रिक्वायर्ड है। अगर वो ग्रेटर देन 0.5 है तो डायरेक्ट आंसर, अगर लेस देन 0.5 है तो 1 से माइनस। और हम निकालेंगे, अच्छा चौथा काम ये भी करना है कि हमें z वैल्यू निकालनी है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये 4 काम करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से मेरे पास है प्रोबेबली x की वैल्यू इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 159 200 एंड वेरिएंस कर देते हैं, ये देखना पड़ेगा, हाँ सही से वेरिएंस कर देते हैं 100। ठीक है, अच्छा इस तरह अगर डेटा लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, n का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 100 एंड वेरिएंस, मीन 200 एंड वेरिएंस 100। ठीक है, अब मुझे अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन 210 तो 0.5 कर देते। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायग्राम बनाई, छोटी सी बनाना, ये मैं बड़ी बना रहा हूँ लेकिन तुम लोग को छोटी बनानी है। बीच में आ गया मेरा मीन 205, मैंने मार्क कर दिया यहाँ, और मुझे ग्रेटर देन चाहिए, मैंने ये वाला रीजन शेड कर दिया। 0.5 से कम है या ज्यादा है, जल्दी बताओ। ज्यादा है। ये 0.5 से ज्यादा ज्यादा है? है सर। अरे यहाँ से यहाँ तक 0.5 से ज्यादा है? सर कम है लेकिन दूसरी साइड पर है। दूसरी साइड पे तो सर भले कम है है, दूसरी साइड पे तो भले है, रीजन तो लेकिन कहीं दूसरी भी हो साइड पर है, सकता है। पॉजिटिव साइड पे। वो तो मसला नहीं है ना भाई, हमें तो वैल्यू देखनी है ना कि इसका जो रीजन है
वो 0.5 से कम आएगा या ज्यादा आएगा। पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे उससे थोड़ी फर्क पड़ता है भाई। देखो ना, ये अगर बना हुआ है, ओके, कम होगा। ये आधा रीजन अगर 0.5 होता है तो ये तो आधे से कम आ रहा है ना। साइड कोई भी हो, हमें सिर्फ ये देखना है इसका आंसर 0.5 से कम आएगा या ज्यादा आएगा। ये भी 0.5 से कम है, ये भी 0.5 से कम है। हाँ, लेकिन अगर ये होगा तो ये जाहिर सी बात है 0.5 से ज्यादा है, ये 0.5 से ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह पता करने। हाँ, 0.5 से कम आएगा लेकिन z वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, वो तो z वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, हमें खुद ही पता चल जाएगा ना। z वैल्यू पॉजिटिव आएगी और हमारा रीजन जो है वो लेस देन 0.5 है। यानी यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जो भी मेरी z वैल्यू से प्रोबेबिलिटी आएगी उससे मुझे 1 माइनस करना है इन द एंड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 205 माइनस 200 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन कर देता हूँ। या आ गई मेरे पास z वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 10, 0.5 आ गई है z वैल्यू। मैं चला गया z टेबल पे, मैंने देख लिया भाई 0.5 तो यही है, और 0.5 का मतलब है 0.500। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे देख लूंगा 0.6915, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मेरे पास आंसर आ गया 0.6915, उसको कर दिया मैंने 1 से माइनस, मेरे पास आ गया 1 माइनस 0.6915, 0.3085, 0.3085, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ आई। अब इसके मैं कुछ पार्ट्स लिख रहा हूँ, तो जल्दी से सॉल्व कर लो। इसको 100 नहीं करते यार, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, 120 कर दो। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर्स। डायग्राम सबकी अलग अलग डायग्राम बनेगी भाई, छोटी छोटी बनाना लेकिन सबकी बनानी है। सर ये लेस फर्स्ट वाला लेस देन 40 है या 210 है? लेस देन 2110, 210। ओके।
सर इन वैल्यूज का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? टू हंड्रेड एंड 120. ओके